क्वेश्चन है हमारा, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बैरोमीटर है, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर है। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, बैरोमीटर है। आपको मैंने बताया एक दिन पहले की क्लास में, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर में जो पारे का तल होता है अचानक वो गिर जाता है, तो जब अचानक गिर जाता है तो अचानक जो गिरावट होती है ना, तूफान आने का संकेत देती है। क्या आने का? तूफान आने का संकेत देती है। और वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का ही प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? ई टॉर्सेली हैं। कौन है? ई टॉर्सेली हैं। और आपको बताते चलते हैं, बैरोमीटर की रीडिंग होती है इसमें, जब पहले गिर करके, एक बार तो अचानक से गिरती है तो तूफान आने का संकेत है, लेकिन बैरोमीटर में अगर ये पहले गिरती है फिर धीरे धीरे बढ़ती है तो वर्षा होती है। किस स्थिति को बताती है? वर्षा की स्थिति को बताती है वह है। और बैरोमीटर में पारे के तल का लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो प्रति चक्रवात है और साफ मौसम का संकेत देता है। तो ये सारे कुछ इंडिकेशन है जो कि पूछे जाते हैं। यहाँ पर तूफान से रिलेटेड वाला क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है कि अचानक जब गिर जा रहा है तो तूफान आता है। आगे हम बढ़ेंगे, वीटी कपास क्या है? वीटी कपास विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ट्रांसजेनिक पौधा जैसे कि मतलब अगर हम कुछ चीज़ इसमें चाहते रहते हैं तो वो क्वालिटी एंटर कर देते हैं डीएनए के माध्यम से, मतलब एक तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और इसमें वो मनचाही चीज़ हम पा लेते हैं, तो वही चीज़ होती है ट्रांसजेनिक पौधा है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये इस जीवाणु से प्राप्त जीन को ये कहते हैं बीटी कहते हैं। ठीक है, इसे कपास के बीजों में डाल दिया जाता है और ये पौधे के जीन प्रारूप का एक अंग बन जाते हैं, मतलब उसके जीन में चले जाते हैं, और इस कपास को हम कहते हैं बीटी कपास। यानी कि जो चाहते हैं हम उसमें एंटर कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बीटी टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न करता है जिससे पौधों को हानि जो मतलब होती है वो कम हो जाती है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प ए है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, मतलब जिसमें कि आपको बताते चलते हैं जो वायुमंडल में गैसें हैं, कुछ हानिकारक गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जिसमें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है, और साथ ही साथ में N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये सभी जब जल से क्रिया करती हैं, H2O से क्रिया करती हैं, तो ये अम्ल बना लेती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड H2O से जब क्रिया करती है तो बना लेती है H2SO4, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जल से क्रिया करते हैं तो बना लेते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। यही दोनों जब जमीन पर गिरते हैं तो अम्लों की वर्षा होती है। ये तो अम्ल के रूप में मतलब गिरते हैं, इसी को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसका सही जवाब होता है, विकल्प आपका ए सही होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, और ये भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको हम बताते चलते हैं इसका पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न है इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा का होना और अधिक तापमान का पाया जाना। तो जिसके लिए मतलब होता है ना कि पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए जो एक आइडियल कंडीशन होती है ये यहीं पर पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान ये जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रसायन पकाने के लिए आम पकाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही कौन सा होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड है इसका सही जवाब। आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है, और आपको बताते चलते फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाला जो कैल्शियम कार्बाइड है इसमें आर्सेनिक और साथ ही साथ में फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जानते रहे, कैल्शियम कार्बाइड जो वातावरण की नमी होती है ना इससे रिएक्शन करता है,
रिएक्शन जब इससे करते हैं कैल्शियम कार्बाइड वातावरण की नमी से, तो एक गैस बनाता है जिसका नाम है एसिटिलीन गैस है। तो एसिटिलीन गैस ही फल को पकाती है। कभी कभी कैल्शियम कार्बाइड ना पूछ करके एसिटिलीन पूछा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स है, टाइफाइड है, एनीमिया, टिटनेस है। इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी, टाइफाइड है। टाइफाइड बीमारी किसकी वजह से होती है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। और ये साल्मोनेला टाइफी क्या है? ये टाइफी, ये है टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी क्या है? ये एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। करेक्ट। और ये बीमारी दूषित जल और भोजन से होती है। इस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए आप जल्दी से बताइए। आंत है, फेफड़ा है, हृदय है, या फिर घुटना है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए, इसी में से एक जवाब सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड ये है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, ये CH4 होगा, मीथेन ये भी है। यहाँ पर कार्बन, अच्छा दोनों कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिख लीजिए। आपको बताते चलते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। अगर इसमें CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है। जलवाष्प H2 वेपर, ये भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा, डाइकोटिलिडनस प्लांट। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, सरसों है। सरसों क्रूसीफेरी कुल का पौधा है ये, क्रूसीफेरी। और आपको बताते चलते हैं, इस जो द्विबीज पत्री पौधे होते हैं, इनके बीजों में ना 2 बीज पत्र ऐसे होता है। जैसे आप चने को तोड़ते हैं तो 2 बीज पत्र दिखते हैं ना, इस तरीके से, वैसे सरसों में भी आप तोड़ेंगे तो 2 पत्तियां ऐसे दिखेंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों के और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। आलू है, टमाटर है, कपास है, शलजम है, ये सभी द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण है। लेकिन इनको तोड़ने फोड़ने पे आपको 2 ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखेंगे, उनकी ग्रोथ में ये चीज़ें दिखती हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम है, फ्लोएम है, कैम्बियम या फिर पैलिसेड है। तो जाइलम, देखिए जब जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, तो ये जाइलम नलिका फैली होती है पूरे पौधे के शरीर में, और फ्लोएम नलिका। तो जाइलम क्या काम करती है? जमीन से, जड़ों से जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। और जो फ्लोएम होती है, वो पत्तियों में बना हुआ जो भोजन है, इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, चलिए आपको हम बताते चलते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? जाइलम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पौधों की आयु की गणना होती है ना, ये जाइलम ऊतक के वार्षिक जो वलय होते हैं, उन्हीं को गिन करके की जाती है। पूछा जाता है ना, तो आप कहते हैं वार्षिक वलयों की संख्या को गिन करके पता लगाया जाता है कि पौधे की आयु कितनी है। तो ये जाइलम ऊतक का जो वार्षिक वलय है, इसी को गिन करके किया जाता है। तो जाइलम ऊतक से संबंधित वो वार्षिक वलय होता है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है प्रथम साहित्य स्रोत, विकल्प आपका ये सही होता है, ऋग्वेद है। ठीक है, अगर हम पूरे वैदिक साहित्य की बात करते हैं, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। और आपको बताते चलते हैं, इस ऋग्वेद में कितने 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि नाइट्रोजन का परसेंट 78, ऑक्सीजन का नियर अबाउट 21%, वैसे है 20.95 है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। तो इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए किसका मिला करके, किन 2 गैसों का, 819 729। तो लगभग नियर अबाउट में ये मान लेते हैं 99% हुआ कि नहीं? तो किसका मेल है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाता है? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है?
पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव में वृद्धि कराना है। और साथ ही साथ में देखिए, कुछ होता है ना, जब कोई चीज़ प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखी जाती है तो थोड़ी सी ज़्यादा स्थायी होती है। और आपको बताते चलते हैं, जो कि पर्यावरण में हो रही चीज़ें हैं, पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं, इसके संबंध में छात्र ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं और जागरूक भी होते हैं अगर प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, कार्यकीय रूप से जो शुष्क मिट्टी है ना, ये जो मतलब एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल ये मतलब ऐसे जो शुष्क मृदा है, ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, पहले तो ये जानिए। और इस प्रकार की मिट्टी में ना, विकल्प आपके यहाँ पर सी सही होता है, इस प्रकार की मिट्टी में जो घुलनशील लवण और फास्फोरस की मात्रा होती है वो अधिक होती है। और आपको बताते चलते हैं, शुष्क मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व की मात्रा कम होती है और ये सबसे कम जो उपजाऊ मृदा होती है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका सी सी होता है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से छात्रों के अधिगम स्तर का पता चलता है, कितना सीखा ये पता चलता है। यदि छात्र कमज़ोर है तो उसके बारे में जानकारी करके उसकी मतलब रिमीडियल टीचिंग कराई जाती है। और देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन होते रहने से ना विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय भी नहीं उत्पन्न होता है। आगे हम बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प सी, चुनकर चरना। देखिए, घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को नहीं चरते हैं, लेकिन कुछ ही वनस्पतियाँ अधिक चरते हैं, जिससे वे वनस्पतियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियाँ उग जाती हैं। तो इसलिए चरने वाले पशु जो हैं वनस्पतियों को चुनकर ही चरते हैं, तो इससे वनस्पतियों में परिवर्तन होता रहता है। तो चुनकर चरने से ये वनस्पति को बदल देते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ध्यान से देखिए, पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। इसका सही जवाब विकल्प आपका डी से होता है, कैल्शियम और विटामिन डी है। कैल्शियम और विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होते हैं और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। बच्चों में देखिए, ध्यान से देखिए, बच्चों में रिकेट्स और जो वयस्क होते हैं उनमें क्या होता है, ओस्टियोमैलेशिया। क्या होता है, ओस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए आगे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी है। विकल्प यहाँ पर ए सही होता है, K2 है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन या फिर K2 किस श्रेणी पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये काराकोरम श्रेणी है। कौन सी है, काराकोरम श्रेणी पर है ये। और आपको बताते चलते, समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं तो 8,611 मीटर है। और ये जो K2 है ना, पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है, ये भी जानते रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है, जिससे कि छात्रों का नैसर्गिक हर तरीके से सर्वांगीण विकास होता रहता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है डी,
जो वातावरण की वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। आपको हम बताते चलते हैं सभी ये जो मंडल हैं, मतलब धरातल से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो किस तरीके से स्तर का विभाजन हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल ये देखिए, ये 0 से लेकर के 12 किलोमीटर। फिर समताप मंडल की बात करते हैं, 12 से लेकर के 50 किलोमीटर। मध्य मंडल फिर इसके बाद आता है, मध्य मंडल है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर। फिर उसके बाद से आता है आयन मंडल 80 से लेकर के 640 किलोमीटर है। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। स्कर्वी है, वेरी वेरी है, रतौंधी है, थकान है। कौन सा सही होगा? विकल्प आपका ए सही हो जाता है, स्कर्वी है। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। विकल्प आपका यही सही होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और ये किस में पाया जाता है विटामिन सी? खट्टे रसदार फल जैसे आंवला है, नारंगी, नींबू है, संतरा, अंगूर है, टमाटर, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ये सभी विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी या फिर हंसा मेहता। विकल्प आपका सी से होता है, किरण बेदी हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी हैं और ये 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली ये प्रथम महिला अधिकारी बनी थी और वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला जो गैंडा है, ये वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा, ये वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस है, काजीरंगा, गिर जंगल है, कान्हा किसली है। विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प आपका बी, काजीरंगा। विकल्प आपका बी से होता है, काजीरंगा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ये जानते रहे किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और आपको बताते चलते हैं, इसे 1950 में 1950 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जबकि 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और आपको बताते चलते हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे और हाथियों का प्रमुख रूप से निवास मिलता है। लेकिन अक्सर पूछा जाता है एक सींग वाला गैंडा, लेकिन साथ साथ में अगर हाथियों से भी रिलेट करके पूछा जाए तब भी आपको उत्तर सही हो जाएगा, काजीरंगा ही। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट है, चूना पत्थर, स्लेट है, ग्रेफाइट है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, बेसाल्ट है। तो आपको बताते चलते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करवाते हुए चलेंगे। पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, बाह्य भाग जो है, ये कठोर खनिज से बना हुआ, किससे बना हुआ है? कठोर खनिजों से मिलकर के बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। और आपको बताते चलते हैं, इनका जो निर्माण है ना, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों से होता है। और आपको यहाँ पर हम कुछ आग्नेय चट्टान के उदाहरण बताते हैं। आग्नेय चट्टान में आपको यहाँ पर हम कुछ आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है? देखिए आग्नेय शैलों का निर्माण उस समय हुआ था जब पृथ्वी के भीतर के जो गर्म द्रव पदार्थ हैं, यानी कि जो मैग्मा है, ये ठंडा होकर के ठोस रूप में परिवर्तित हो गए थे। आग्नेय शैलों में सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है और ये रवेदार होते हैं। आग्नेय शैलों में सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है, ये रवेदार होते हैं, छोटे छोटे दानों के समान होते हैं, इनमें परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय चट्टान का संबंध अक्सर जब भी कभी क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिएगा, मैग्मा यानी कि ये सभी ना ज्वालामुखी क्रिया से होता है, ज्वालामुखी क्रिया से ये संबंधित होता है आग्नेय चट्टान। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी से होता है, स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि अगर हिंदी में आ जाता है समताप मंडल, तो चिल्लाना नहीं है,
दोनों एक ही मतलब, समतापमंडल कहिए या फिर स्ट्रेटोस्फीयर, इसके निचले भाग पर मुख्यतया अगर हम बात करेंगे किलोमीटर की बात करते हैं तो 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ओजोन परत पाई जाती है। और ये परत मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ओजोन परत क्यों मानव के जीवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं इनका ये अवशोषण करके पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इससे क्या होता है, इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है, लेकिन ये ओजोन परत की वजह से खत्म हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक, विकल्प आपका डी से हो जाता है गुरु नानक देव हैं। विकल्प आपका डी से होता है गुरु नानक देव हैं। और गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। और गुरु नानक ने इन्होंने निराकार ईश्वर को माना था और निराकार ईश्वर को इन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी थी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? फिजियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ? आपको बताते चलते हैं, बा है जो मतलब एक तरीके से जो भूकंप है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पे होता है? रिक्टर स्केल पर होता है। किस पर होता है? रिक्टर स्केल पर होता है। और एक और स्केल है जिसे हम कहते हैं मर्केली स्केल। किस पर होता है? रिक्टर और मर्केली स्केल पर होता है। ठीक है, रिक्टर स्केल जो है तीव्रता ये लॉगर्थ्यम पर आधारित होती है, लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है, जिनकी संख्या 1 से 10 के बीच होती, मतलब उस पर अंकित होती है स्केल पे। तो आपको बताते चलते हैं कि जो मतलब भूकंप की तरंगे है ना, इसको भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र बताता है और जिसमें रिक्टर पैमाना ये लगा रहता है। इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई, रिक्टर पैमाना भी और फिर सिस्मोग्राफ तो बताना ही था। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, 22 दिसंबर। इसका सही जवाब होता है 22 दिसंबर है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ये होता है, सबसे बड़ा दिन होगा। और हम यहाँ पर 20 और 21 जून को क्या कहेंगे? शीत अयनांत कहते हैं और इसे हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 20 और 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा, ये भी जानते रहिए। और यहाँ पर 22 दिसंबर कह सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती सही जवाब है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं, दयानंद सरस्वती ने ही, इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो इसका नारा दिया। और आपको बताते चलते हैं, इन्होंने ही 1875 में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। क्लियर है? चलिए, वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश, 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर? मुंबई में। ये सारी चीज़ें इनसे स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प आपका सी से होता है, असम है। बिहू असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है और ये नृत्य बिहू त्यौहार के अवसर पर फसल की कटाई के समय और नए मौसम के आगमन पर किया जाता है। और आपको बताते चलते हैं, इसमें जो मतलब नृत्य होता है युवा लड़कियों व लड़कियों द्वारा खुले मैदान में किया जाता है। तो मतलब आप देखेंगे कभी अगर डीडी नेशनल वगैरह देखिए तो फिर उसमें देखिएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, खाद्य जाल। देखिए, अनेक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य जाल में आपको उत्पादक भी मिलेंगे, उत्पादक में पौधे होते हैं, उपभोक्ता जंतु भी आते हैं, अपघटक यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवों को नष्ट करके उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। उसमें एग्जाम्पल में है कवक और जीवाणु है। इन सभी को मिला करके पूरा बनता है, एक खाद्य श्रृंखला बनती है।
ठीक है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से जीवधारी जो होते हैं उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय या फिर बहुदिशीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ पर होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन विकल्प यहाँ पर आपका डी से होता है, परागकोश में होता है। कहाँ पर होता है? परागकोश में, एंथर्स में होता है। ऐसे होता है ना, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद पॉलन ग्रेन्स, पराग कणों का निर्माण होता है। ये बाद में नर युग्म मेल गैमेट बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ठीक है। और आपको बताते चलते हैं प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं और पुंकेसर जो स्टेमन होते हैं नर जननांग, और जो कार्पल्स होते हैं वो मादा जननांग के रूप में होते हैं। और पुंकेसर में पुतंतु और परागकोश, ये मतलब ये फिलामेंट, और ये एंथर होता है। और अगर हम कार्पल में बात करते हैं तो ओवरी होता है। ये पूरा इस तरीके से, मतलब ऐसे ना, ये ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है। तो ये अलग अलग ऐसे पार्ट होते हैं, डिटेल में पढ़ने पे पता चलता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, शाकाहारी। विकल्प आपका सी से होता है शाकाहारी। वे जीवधारी जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में तब ये आ जाते हैं शाकाहारी। हमने अभी आपको बताया वे जीवधारी जो अपना भोजन उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। तो आपको हम बताते चलते हैं, एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे पौधा है उत्पादक हो गया, उसे खाने वाला हिरण है, तो प्राथमिक, ये शाकाहारी प्राणी है तो ये हो जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। मांसाहारी जंतु भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, यानी कि हिरण पर निर्भर करेंगे। जबकि जो सर्वाहारी जंतु होते हैं उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो विकल्प आपका सी से होता है पैरासीटामॉल है। तो पैरासीटामॉल ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। और आपको बताते चलते हैं, और पैरासीटामॉल बहुत ही आसानी से मिलने वाली ओटीसी दवा है। ओटीसी मतलब होता है ओवर दी काउंटर दवा है, यानी कि इस दवा को किसी भी फार्मेसी से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। ओटीसी है, ठीक है, ओवर द काउंटर है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? तो विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस इस बैक्टीरिया का नाम है। और ये दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो जीवाणु है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। आगे बढ़ेंगे। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर, जेनिक्स, पेंटिनोर, मास्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर विकल्प आपका ए से होता है लैंडस्टीनर। कार्ल मार्क्स का विकल्प कुछ और दे देते, साइंटिस्ट का ही नाम दे देते। तो आपको बताते चलते हैं ये ऑस्ट्रिया के जो वैज्ञानिक थे और कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने 4 रक्त समूह की खोज की थी, ए बी और ओ। इसमें से आपको बताते चलते हैं ए बी जो है सर्वग्राही है, ओ जो है सर्वदाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्याज, आलू, अदरक सब क्या है? प्याज, आलू, अदरक ये सभी क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या शल्क पत्र है? विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही है? प्याज, आलू, अदरक। विकल्प आपका बी से होता है, ये सभी तना है। क्या है? तना है। प्याज, आलू और अदरक तने का रूपांतरण है, यानी कि इनका जो संग्रह अंग है वो तना है। इनमें सारी चीज़ें जो संग्रहित होती हैं वो तने में होती हैं। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे हम कहते हैं कंद, और हल्दी जो है प्रकंद का होता है। ठीक है, प्याज जो है शल्कंद का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। विकल्प आपका सी से होता है पैरामीशियम है। पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है और ये मेनली किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। प्रोटोजोआ में आता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, पैरामीशियम गति किससे करता है? तो ये सीलिया की सहायता से गति करता है। किसकी सहायता से? सीलिया की सहायता से गति करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, यानी कि साबुन की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है?
तो विकल्प आपके यहाँ पर बी से होता है रीठा है। रीठा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। रीठा में एक सैपोनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सैपोनिन पाया जाता है। सैपोनिन ये साबुन का कार्य करता है और जल के साथ ये झाग देता है। जब भी आप रीठे से बाल धुलिए देखिए झाग उत्पन्न करता है कि नहीं। चलिए, और एकदम से नेचुरल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल हमारा है वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर? तो फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और इसी के साथ ही क्लास आज की कंप्लीट होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।